एवरीवन, आई एम आशिमा विजय। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है राजस्थान के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में हमसे पूछे भी जा सकते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है ये: हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 200 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 550 करोड़ या फिर ऑप्शन नंबर 4 320 करोड़। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ की राशि जनजातीय क्षेत्रों में जो संचालित योजनाएं हैं उनको गति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो जनजातीय क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो दक्षिणी राजस्थान का हमारे ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जनजाति निवास करती है। और मध्यवर्ती राजस्थान में अजमेर के आसपास भीलवाड़ा, पाली, इन ज़िलों में भी जनजाति निवास करती है। तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उसको एनहेंस करने के लिए, उनको गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: भारत का दूसरा सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी केरला। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में भारत का दूसरा सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। दूसरा है, भारत का दूसरा है, तो पहला कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है महाराष्ट्र में ये रहा महाराष्ट्र, इसमें पहला है, और राजस्थान में सेकंड है। क्या होता है सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र और क्या रही है इसके पीछे की हिस्ट्री, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि आमेर जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ था और काफ़ी सारे यंग जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई बिजली गिरने के कारण, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु हो गई। और अभी हम सुन भी रहे हैं जैसे जैसे बारिश का दौर राजस्थान में जारी है तो 5-6 दिनों से ऐसी घटनाएं हमें सुनने में आ रही है कि यहाँ बिजली गिरी, यहाँ इसकी मृत्यु हो गई। तो आम जनता को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में खोला जाएगा। इसके लिए सीएम ने जो बैठक ली थी, आपातकालीन बैठक, उसमें इसकी घोषणा की थी। तो क्या है ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर? क्या कोई सच में सेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी? नहीं, सेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जो आम लोग हैं यानी कि आप और हम, उन्हें ही इसमें वॉलंटियर बनाया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से इसमें कि किस तरीके से जो आपदाएं आती हैं उसमें जनता को जागरूक किया जा सकता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको किस तरीके से खाने पीने की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो इस तरीके का जो सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा वो दूसरा राजस्थान में खोला जाएगा। और आपको इसके साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं वो भी पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि सिविल डिफेंस जो एक्ट है वो कब आया था? सिविल डिफेंस एक्ट वो कब आया था? सिविल डिफेंस एक्ट तो वो आया था 1968 में। ओके, तो जो राजस्थान में जो ये सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र है ये किस विभाग के अंतर्गत रहने वाला है? तो आपदा प्रबंधन विभाग और दूसरा विभाग है नागरिक सुरक्षा विभाग। इन दोनों विभागों के अंतर्गत इस जो प्रशिक्षण केंद्र है इसको रखा जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या कहती है। भारत का एकमात्र राज्य जो प्लैनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में टॉप 16T यानी कि मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी मसूरी, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी तरीके के कुछ ऑप्शंस आप मान सकते हैं कि आएंगे। तो हमें लगेगा यार शिमला भी हो सकता है या फिर मसूरी भी हो सकता है और कश्मीर भी हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे स्थान है ये घूमने के लिए, लेकिन जो प्लैनेट डी ट्रैवल है उसकी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ भारत का एकमात्र राज्य शामिल, एकमात्र जो कहेंगे हम सिटी शामिल है वो सिर्फ उदयपुर शामिल है। इसके अलावा भारत की कोई और दूसरी सिटी को शामिल नहीं किया गया है।
टॉप 4 में उदयपुर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर पेरिस है। सेकंड नंबर पे है वेनिस, जो कि इटली में है, वेनिस है। ओके। तीसरा है हांगजू, यानी ये चीन का एक प्रांत है। ओके। और फोर्थ नंबर पर है उदयपुर। तो वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग में देखें तो उदयपुर फोर्थ नंबर पे है। और इंडिया का एकमात्र सिटी, एकमात्र शहर जो प्लैनेट दी ट्रैवल की ट्रैवल लिस्ट में टॉप मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ में शामिल है, तो सिर्फ और सिर्फ वो उदयपुर ही शामिल है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है। इसके बारे में हमें ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है ये। और हाल ही में एक न्यूज़ जोधपुर के बारे में भी बहुत चर्चा में रही थी। एक ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने सर्वे किया था, तो जोधपुर जो है उसको भी घूमने के दृष्टिकोण से एशिया में टॉप कंट्री माना गया था। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी पर शोध करने हेतु शोध केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी एम्स जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्स जोधपुर। तो जो एम्स है वो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में ही है, और कहीं पे भी एम्स नहीं है, सिर्फ जोधपुर में ही है। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी पर शोध करने के लिए एक केंद्र खोला जाएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एम्स जोधपुर है वहाँ पर अभी जैसे कि मान लीजिए जो कोरोना वायरस है, ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ों से ये इंसान में फैला है। तो भविष्य में ऐसी कोई बीमारी हमें परेशान ना कर सके, या फिर हम इतने प्रभावित ना हों जितने कि अभी वर्तमान दौर में हो रहे हैं, उन पर शोध करने के लिए जो एम्स जोधपुर में एक केंद्र खोला जाएगा, ताकि जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, उनके बारे में पता लगाया जा सके कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो जानवरों से इंसानों में फैल रही है। तो इसके लिए जो प्रशिक्षण, इसके लिए जो शोध केंद्र है वो एम्स जोधपुर में खोला जाएगा। जोधपुर के बारे में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर एम्स का नाम आया ही है तो एकमात्र एम्स राजस्थान की सिर्फ जोधपुर में है। दूसरा, राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी जोधपुर में ही खोला जाएगा, मेडिकल डिवाइस पार्क। ओके। दूसरा, जन औषधि केंद्र। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता क्लिनिक्स की शुरुआत की है, तो जन औषधि केंद्र की भी शुरुआत की गई है। तो पहला जन औषधि केंद्र जो है वो जोधपुर में ही खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम इसमें देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर का जगदीश मंदिर चर्चा में रहा है, इसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वप्न संस्कृति का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ के कुल देवता, यानी कि जो जगदीश मंदिर है उनको या फिर उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति को मेवाड़ के कुल देवता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी गड़गच्छ देवालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वप्न संस्कृति का मंदिर। इसका जो निर्माण है वो उदयपुर के महाराजा द्वारा करवाया गया था, और इसका दूसरा नाम स्वप्न संस्कृति का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जो उदयपुर के महाराजा हैं उनको ऐसा स्वप्न आया था कि एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। जगदीश मंदिर नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ओके। और गड़गच्छ देवालय ये 12 में स्थित है, 12 में, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा निगम स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रीको, ऑप्शन नंबर बी राजसीको, ऑप्शन नंबर सी रिडको, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेरा। कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। अगर हम पढ़ते हैं एक बार तो एग्ज़ाम में अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्रैक किया जा सकता है। तो क्या है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है ये उत्तर प्रदेश, दादरी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है दादरी, यूपी में एक जगह है दादरी, वहाँ से लेकर मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है मुंबई का, वहाँ तक ये पोर्ट, वहाँ तक जो ये कॉरिडोर है वो जाता है। इसकी शुरुआत यूपी के दादरी नामक स्थान से होती है और समाप्ति जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई वहाँ तक होती है। इसका जो 39% हिस्सा है, 39% हिस्सा
वो राजस्थान में आता है, राजस्थान में यानी कि राजस्थान से होकर गुजरता है। तो क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी और निवेश क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इससे राजस्थान को क्या फ़ायदा हो सकता है? राजस्थान में ऑफकोर्स निवेश भी बढ़ सकता है, और राजस्थान की जो चीज़ें हैं उनको अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये होगा राजस्थान में कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका भी इसके अंतर्गत विकास किया जाएगा, यानी कि जो निवेश क्षेत्र हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ में भी कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे, आधुनिक सब कुछ चीज़ें आधुनिक की जाएगी वहाँ पे। तो इस तरीके से राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए पहले तो ये जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पहले तो क्या था, ये रीको के अधीन था, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी स्वीकृतियां देनी है, भूमि अधिग्रहण करना है या जो कुछ भी काम करना है वो पहले तो रीको के द्वारा करवाया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने कहा है कि ये जब प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना इसके लिए एक अलग से निगम की स्थापना कर दी जाए। तो इसके लिए रिडको की स्थापना की गई है, RIDCO। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु राजस्थान सरकार ने रिडको एक निगम है उसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इतना हमें इसमें ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंदर पाली मारवाड़ जो है, जोधपुर पाली मारवाड़ है ना, उसको निवेश क्षेत्र के रूप में बदला जाएगा। ओके। और एक अलवर का जो निमराना क्षेत्र है, निमराना भिवाड़ी क्षेत्र, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी अलवर का, तो उसको भी निवेश एरिया में और भी कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि अब स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लाडो कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी लाडो जो कार्यक्रम है वो कहाँ चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी सवाई माधोपुर और ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, हमारी लाडो कार्यक्रम। और इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको फ्री में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर, उसकी सफारी करवाई जाएगी। इसके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, बस इसके अंदर हमें इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में जयपुर के बाद अब कहाँ साइबर थाना खोले जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए अलवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी डांग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर भरतपुर या ऑप्शन नंबर डी कोटा राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर और भरतपुर में साइबर थाना खोले जाने की बात की है। पुलिस थाना तो सुना है, साइबर थाना क्या होता है? साइबर थाना यानी कि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हमारे साथ होते हैं, किसी का कॉल आता है, हमसे कोई OTP मांग रहा है, या फिर फ़ोनपे के थ्रू या फिर पेटीएम, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं कभी कभी उनके थ्रू भी हमारे साथ कुछ फ्रॉड होता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड अगर किया जाता है तो उसकी शिकायत हम कहाँ करें? हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम परेशान होते रहते हैं और बाकी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है कि ऑनलाइन कहाँ शिकायत की जाती है। तो इसके लिए साइबर थाना जो है वो खोले जाने की घोषणा की है जोधपुर और भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर और भरतपुर में साइबर थाना खोला जाएगा। पहला तो जयपुर में है, पहला है जयपुर में फर्स्ट, और जोधपुर और भरतपुर में दूसरा और तीसरा साइबर थाना क्रमशः खोला जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में राजस्थान की कौन सी यूनिट्स को सीम द्वारा गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए चंदेरिया, ऑप्शन नंबर बी जावर, ऑप्शन नंबर सी दरीबा या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्या है ये? वेदांता ग्रुप्स की एक कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो जो है राजस्थान में एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रही है। तो उनके द्वारा जो ये यहाँ पे यूनिट्स स्थापित की गई है चंदेरिया में, जावर में और दरीबा में, इनको जो है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है सीम के द्वारा।
एनर्जी के क्षेत्र में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है सीम के द्वारा। सीम जो है ना एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है सीम। और राजस्थान की कौन सी यूनिट्स को ये अवार्ड दिया गया है, तो चंदेरिया, जावर और दरीबा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मुखबिर योजना के तहत अब राजस्थान में राशि को बढ़ाकर कितने रुपए तक कर दिया गया है। तो मुखबिर योजना है क्या, ये योजना ये है कि राजस्थान में काफ़ी टाइम पहले लिंगानुपात की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय थी। हालांकि अभी भी कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, अब लोगों की मानसिकता में थोड़ा बहुत चेंज आया है और लिंगानुपात भी हमारा बढ़ा है। लेकिन अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, मुखबिर योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, जो भी व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण करवाता है, यानी कि ये जांच करवाता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का, और अगर इसकी जानकारी, जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रूण लिंग परीक्षण करवा रहा है, तो मुझे पता है कि ये करवा रहे हैं, तो अगर मैं जानकारी देती हूँ तो मुझे 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे पहले। लेकिन अब इसके तहत जो राशि है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। अगर आपके आसपास भी कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो जल्दी से जल्दी जो है वो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए इसके बारे में। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि हमें वित्तीय प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि ऐसा इसीलिए ताकि हम समाज को सुधार सकें, कुछ उसमें अपना योगदान दे सकें। जो लोगों की घटिया मानसिकता है उसमें सुधार किया जा सके, ताकि लड़का और लड़की में जो हम फ़र्क करते हैं उसको समाप्त किया जा सके। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। लेकिन वित्तीय प्रोत्साहन देने से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर सच में परिवर्तन लाना है तो लोगों की सोच में परिवर्तन लाना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और लड़कियां बोझ नहीं हैं, ये धारणा अगर हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो ही मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक परिवर्तन आ सकता है। तो जो मुखबिर योजना है वो इसी के लिए है कि जो भ्रूण परीक्षण करवाते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा। व्हाट्सएप नंबर है 9799997795। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा घटिया और घिनौना काम करता है तो ज़रूर इन नंबरों पे कॉल करके सूचना दी जानी चाहिए, और ऐसे लोगों का तो पर्दाफाश किया जाना ही चाहिए। ये इसीलिए नहीं कि आप स्टूडेंट हैं, बट अगर आप कोई नॉर्मल पीपल भी हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा हाल ही में स्कूल में कौन सा गार्डन खोलने हेतु गाइडलाइंस जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए किचन गार्डन, ऑप्शन नंबर बी रॉक गार्डन, ऑप्शन नंबर सी फ्लावर गार्डन, ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल गार्डन। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा सभी गवर्नमेंट स्कूल में किचन गार्डन खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। क्या है किचन गार्डन? कुछ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में खोले जाएंगे किचन गार्डन। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में यूज़ होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, कुछ मसाले हैं, इन चीज़ों की जो खेती है किस तरीके से की जाती है, इसको बढ़ावा देने के लिए किचन गार्डन की जो शुरुआत है वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में अब की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के किस व्यक्ति के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया इवेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध शर्मा, ऑप्शन नंबर बी मुक्तार राव, ऑप्शन नंबर सी पलक शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुखराम बिश्नोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध शर्मा। क्या है ये, क्यों इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब ने कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है? तो हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया एक इवेंट हुआ था, तो उसके अंतर्गत अनिरुद्ध शर्मा ने पाइथन जो लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज, उसमें 24 आवर्स का प्रशिक्षण लिया है। 24 आवर्स बिना रुके इन्होंने पाइथन लैंग्वेज में प्रशिक्षण लिया है। क्या होती है पाइथन लैंग्वेज? एक कोडिंग की लैंग्वेज होती है, उसके अंतर्गत इन्होंने कंटिन्यू प्रशिक्षण लिया है। इसके लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला बना है जिसने 45+ लोगों को घर पर जाकर वैक्सीन लगाई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। बीकानेर राजस्थान का ऐसा ज़िला बना है जिसने लोग 45+ जो लोग हैं उन लोगों को घर पर जाकर वैक्सीन लगाई है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मास्क बैंक कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो इसका भी राइट आंसर बीकानेर ही हो जाएगा। बीकानेर जो ज़िला राजस्थान का रहा है, उन्होंने कोविड-19 में काफ़ी बेहतर काम किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बीकानेर का जो ऑक्सीजन मॉडल है वो काफ़ी फेमस हुआ था। ऑक्सीजन मॉडल, ऑक्सीजन मित्र मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी केंद्रीय स्तर पर भी जो मोदी गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी इसकी सराहना की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन मित्र मॉडल। अगर हमसे पूछ लें कि राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पासपोर्ट की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु और ऑनलाइन करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से की गई है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा। तो आपको जैसे पता होगा कि हम अपना पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो एक तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद हमें थाने के चक्कर कितने लगवाने पड़ते हैं, बहुत बार हमें जाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा इतनी मगजमारी करने के बाद पासपोर्ट बनता है। तो अब राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसमें ईजीनेस लाई जाएगी और इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो जयपुर से की गई है और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही एक एम पासपोर्ट नामक ऐप भी जारी किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के किस राज्य को प्रथम पूर्णतः नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्या है ये नागरिक सुरक्षा जिला, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा जिला ये है कि 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 में जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा राजस्थान के जो 21 जिले उनको नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया था। और उसके बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से 2017 में राजस्थान के टोटल 33 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में 2021 में 12 जिले और केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिए गए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है नागरिक सुरक्षा जिले, इसके अंदर होता क्या है। तो होता तो ये है कि अभी वर्तमान में हमने देखा होगा कि किस तरीके से बिजली गिर रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई है, राजस्थान में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो पहले क्या होता था कि जो जिला कलेक्टर हैं उनको जो आपदा आने वाली है उसके बारे में सूचना दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने ये किया है कि अब सीधे नागरिकों तक ये जनता यानी कि आप और हम तक ये सूचना पहुंचाई जाएगी कि फलाना क्षेत्र में बिजली गिर सकती है या फलाना क्षेत्र में ये आपदा आ सकती है। तो जो नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया जाता है उसके अंतर्गत यही किया जाता है कि जो आपदाएं आने वाली है उसके बारे में जो पूर्व सूचना है वो सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। नागरिक सुरक्षा नाम से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की किस महिला को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भक्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पलक शर्मा, ऑप्शन नंबर सी पायल जांगेड़, और ऑप्शन नंबर डी दिया कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलक शर्मा। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? तो इन्होंने जो कोविड-19 के दौरान SDG गोल्स है यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिनका लक्ष्य 2015 से 2030 तक निर्धारित किया गया है, 2015 से 2030 तक, उनको धरातल पर उतारने के लिए यानी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच में क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में इनके द्वारा काम किया गया है। इसके लिए इन्हें डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स
और कितने खोले जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में हमारे जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा 250 स्कूल और खोले जाने की घोषणा की गई है। 250 स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम के और खोले जाएंगे। सॉरी, 250 नहीं, 350 जो स्कूल है राजस्थान में, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 350 और खोले जाएंगे। क्या है ये? यानी कि जो हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में अगर हम जाते हैं तो बहुत मोटी फीस हमसे वसूली जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2019 में ये निर्णय लिया था कि जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल, अब वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो उसके तहत महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की गई थी। ओके, और 2019-20 का जो सेशन है तभी से जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की शुरुआत कर दी गई थी। ये हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जनजातीय बालक हॉकी एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। तो सारे ही जनजातीय इलाके हैं, लेकिन जो जनजातीय बालक हॉकी अकेडमी है इसकी स्थापना उदयपुर में की जाएगी। तो अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स एंड योगा का वहाँ पे एक अलग से सेशन है मेंस में, तो वहाँ पे भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गवर्नमेंट टेंडर हेतु आवेदन करने से पूर्व बाल श्रम से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करना होगा, ऐसा प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। यानी कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर प्राप्त करना चाहते हैं जो कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि अगर जैसे कि आपकी मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल की शॉप है और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए टेंडर मिलता है और आप उसको फिल भी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी प्रदान करनी होगी कि आपने आपकी दुकान में कोई बाल श्रम तो नहीं है, या फिर बाल श्रमिक तो नहीं है, आपकी दुकान में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी प्रदान करनी होगी। सॉरी। तो ऐसा करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो राजस्थान बना है। मतलब आपको अब बाल श्रमिकों के बारे में पूर्णतः जानकारी देनी होगी। तो राजस्थान सरकार ने ऐसा कदम इसीलिए उठाया है कि बाल श्रमिकों को बचाया जा सके, उनका पुनरुत्थान किया जा सके, इसके लिए जो है ये प्रावधान जोड़ा गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।